प्यारे छात्रों नमस्कार। आज हम आपको करवा रहे हैं मिड टर्म का सत्र 2023-24 का साइंस का एग्ज़ाम, उसका खंड ख जिसमें कि सभी क्वेश्चन हैं वो 2 नंबर के हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले क्वेश्चन है 100 ग्राम पानी में सोडियम सल्फेट का 20% द्रव्यमान सहित द्रव्यमान प्रतिशत विलयन तैयार करने के लिए आवश्यक इसके द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसके मतलब कौन है यहाँ पे। तो इसके है ये सोडियम सल्फेट। तो इसका कितना द्रव्यमान चाहिए, तो माना सोडियम सल्फेट का द्रव्यमान बराबर x। तो ये विलेय हो गया, विलेय, और जिसमें घोला जाएगा वो विलायक। तो विलायक हो गया 100 ग्राम, ये इतने ग्राम और ये 100 ग्राम। तो विलयन कितना हो गया, देखिए आप जानते हैं विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक। तो ये हो गया विलेय हो गया हमारा x और प्लस विलायक हो गया हमारा 100। तो टोटल बना ये हमारा 100 प्लस x ग्राम। अब प्रतिशत निकाल लेते हैं इसका। तो विलेय प्रतिशत बराबर विलेय बटे विलयन। तो विलेय की परसेंट चाहिए हमें 20%। विलेय है हमारा x और विलयन हो गया हमारा 100 प्लस x और मल्टीप्लाई में 100। फिर इसको हम और आगे लेके चलेंगे। तो 20 यहाँ से हटाइए, 20 बराबर x बटे 100 प्लस x, और ये जो 100 था ये वाला ये इसके नीचे आ जाएगा। तो 20 से 20 पंजे 100। इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। तो ये आ गया आपका 100 प्लस x और इक्वल टू 5x। x को उधर भेजिए तो ये आ जाएगा 4x इक्वल टू 100, और x की वैल्यू आ गई 100 बटे 4, यानी कि 4 पंजे 20। तो हमें ये जो विलेय चाहिए यानी कि कॉपर सल्फेट जो चाहिएगा वो 25 ग्राम चाहिएगा। ये आंसर आ गया। ये यूनिट जरूर लिखनी है आपको, ये वाली यूनिट, क्योंकि इसका आधा नंबर कट जाता है कई बार। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है कोलाइडल विलयन के गुणधर्म लिखिए। एक पीछे वीडियो हमने डाली थी इसकी, लेकिन इसके क्योंकि ये 2 मार्क्स में पूछा गया है इसलिए इसके 2 गुण बता देते हैं। तो पहला तो हो गया इसके कणों का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है, और दूसरा है ये टिंडल प्रभाव शो दिखाता है, टिंडल प्रभाव दर्शाता है। और अगर तीसरा लिखना चाहे तो यह स्थायी होता है। मतलब इसे ऐसे जैसे दूध है, उदाहरण दूध हो गया इसका, कि दूध में चम्मच हिलाएंगे, हिला के रख देंगे थोड़ी देर के लिए, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। इसको बोलते हैं हम स्थायी, या इंग्लिश में स्टेबल बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कोशिका भागों के घटकों को बताइए। ठीक है, तो प्लाज्मा झिल्ली का घटक बताना है और कोशिका भित्ति का। तो हैं तो इनके भी कई घटक, इनके भी कई घटक हैं, लेकिन इसका एक लिख लीजिए आप, सबसे अच्छा रहता है लिपिड। सबसे अच्छा आंसर इसका लिपिड रहता है। इसके अलावा इसका प्रोटीन भी आंसर हो सकता है, इसका कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है। तो आप ये लिख लीजिए, एक एक आंसर पकड़ लीजिए। इसका सेल्यूलोज, वैसे इसके भी कई सारे आंसर होते हैं। सेल्यूलोज भी हो सकता है, पेक्टिन है, काइटिन है, लिग्निन है, लेकिन आप एक एक आंसर नोट कर लीजिए, क्योंकि 2 नंबर का एक इसका, तो आपके 2 नंबर पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसी का अथवा क्वेश्चन है। देखिए साथियों, अथवा में बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं। कई बच्चे दोनों क्वेश्चन नोट कर देते हैं, जबकि नहीं, या तो ये करिए या ये करिए। अथवा वाले दोनों में से एक करना है, आपको ध्यान रखिए।
तो अब इसका क्वेश्चन है, यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक या रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो क्या होगा। देखिए कहना क्या चाह रहा है कि कोई कोशिका है, यानी कि सीधा सीधा मनुष्य के शरीर में समझ ले तो मांस, और पौधों के शरीर में समझ ले तो उनका जो भी पौधे का कोई भी पार्ट है। तो यदि मानव के शरीर में, यहाँ मानव की बात करते हैं, तो मानव के शरीर में मान लीजिए कोई अंग कट गया तो क्या वो दोबारा काम करेगा, वो दोबारा काम नहीं करेगा, ना ही वो आता है। और रासायनिक प्रभाव, ये तो हो गया, मान लीजिए कट गया कोई अंग तो वो हो गया भौतिक प्रभाव। और अगर किसी जैसे रासायनिक कुछ तेजाब गिर गया, जल गया, ये मान लीजिए ये हो गए हमारे गर्म पानी गिर गया, तो ये रासायनिक प्रभाव है। तो यानी कोशिका नष्ट हो जाएगी तो क्या होगा, हमारा शरीर का सारा सिस्टम ही नष्ट हो जाता है। तो इसमें आप लिखेंगे, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जीवन के लिए आवश्यक बहुत सारी गतिविधियाँ बाधित हो जाएंगी या नहीं हो पाएगी, जिससे जीवन नष्ट भी हो सकता है। तो आप लिख सकते हैं इसमें श्वसन नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से रुधिर परिसंचरण नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से उत्सर्जन भी नहीं हो पाएगा। तो इन दोनों में से कुछ भी लिख दीजिए, जो भी बॉडी में काम होते हैं वो नहीं हो पाएंगे, सीधी सी बात है। अब इसके बाद आता है पेरेन्काइमा और कोरेन्काइमा में अंतर बताइए, दो अंतर बताना। तो पेरेन्काइमा का पहला अंतर देख लेंगे, इसकी जो कोशिकाएं होती है वो थोड़ी दूर दूर होती है, यानी कि उनके बीच में स्पेस होता है। कोरेन्काइमा में स्पेस कम होता है, ठीक है। दूसरा, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पतली होती है, और इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, ठीक है। तो ये अच्छे से कर लीजिए, इसको आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आया, इसमें भी देखिए 8वां का क्वेश्चन है, मैं इसे रेड मार्क कर देता हूँ। उसके 2 क्वेश्चन है। एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें एक वस्तु एक व्यक्ति के लिए गतिमान और दूसरे के लिए स्थिर प्रतीत होती है। देखिए 2 नंबर का तो 2 एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल तो हो गया कि ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति है, ठीक है जी, वो चल रहा है और स्टेशन पे बाहर एक व्यक्ति खड़ा है। तो स्टेशन में जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए ट्रेन में बैठा हुआ आदमी गतिमान होता है, लेकिन ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति के लिए प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ व्यक्ति गतिमान होता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, हम देखिए सूरज अपनी जगह पर, निश्चित जगह पर है और हम पृथ्वी घूम रही है, यानी कि अगर हमें सूरज से देखा जाएगा तो हम घूम रहे हैं, और अगर हम पृथ्वी पे हैं चूंकि, तो इसलिए हमें लगता है कि सूरज पूर्व से उगकर पश्चिम में अस्त होता है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल हो गए, आप इनको अच्छे से कर लेंगे। इसके बाद 8वां का क्वेश्चन है इसका, जब एक चलती बस को रोकने के लिए ब्रेक लगाई जाती है तो उसमें आप आगे की दिशा की ओर, और जब वह रुकी हुई अवस्था में त्वरित होती है तो पीछे की ओर क्यों गिरते हैं हम। तो सीधा सा है, इसका आप लिखेंगे जड़त्व के कारण। एक तो जड़त्व के कारण लिखेंगे, और क्यों, जब ब्रेक लगता है तो हमारी बॉडी क्या रहती है, गतिमान रहती है। तो आपको पता ही है जड़त्व का नियम क्या है, कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में, गतिज अवस्था में रहेगी, और यदि रुकी हुई तो वो रुकी हुई रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो जब चलती हुई बस में हमारा शरीर जो होता है वो गतिमान होता है और वो चलता ही रहना चाहता है, इसलिए जब ब्रेक लगता है तो हमारा शरीर आगे की तरफ गिरता है। और जब अचानक गाड़ी की स्पीड बढ़ाई जाती है तो हमारा शरीर क्या होता है, वो रेस्ट में रहना चाहता है, मतलब उसी की स्पीड पे कह सकते हैं, या रेस्ट पे रहना चाहे, जिस कारण हम पीछे की तरफ गिरते हैं। तो इसको अच्छे से आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊंची कूद लगाते समय एक एथलीट जमीन पर कुछ रेत या गद्दे क्यों रखता है। देखिए बहुत अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन है देखा जाए तो। अब क्योंकि इसमें ये देखिए, जब वो कूदता है तो किस गति होती है, और यदि वो इसको 0 पर ना लाए, अगर वो इसको मोमेंटम को, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को 0 पे ना लाए, इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को 0 पे लाना है, तो अगर इसको यहाँ पर ना लाए तो उसे जाहिर सी बात है चोट लगेगी, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि जो संवेग परिवर्तन की दर है, उसको कम समय लगता है,
या जो गति जो अवस्था है, जो मोमेंटम में जो वेलोसिटी है उसे जीरो करने के लिए ये जमीन पर रेत या गद्दे रखे जाते हैं, जिससे कि उसे चोट लगने से बच जाती है। अब ये फार्मूला लिख के दिखा देंगे तो अच्छा रहेगा, अध्यापक को समझने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वो मोमेंटम को कम करता है, उस समय उसको चाहिए तो वो समय मिल जाता है उसमें। अगर वो रेत है, रेत फिसलेगी थोड़ी सी दूर, या गद्दा है उसको थोड़ा सा नीचे दबेगा तो वो हर्ट होने से यानी कि चोट लगने से बच जाता है। इसका एक और एग्जांपल था कि जब हम बॉल कैच करते हैं तो अपने हाथ पीछे की उठाते हैं, क्यों? क्योंकि उससे हमें जिस मोमेंटम से आ रही है बॉल, तो हमें उसकी वी को जीरो करना है, उसकी वेलोसिटी को हमें जीरो करना है। फाइनल वेलोसिटी को हम जीरो कर देंगे तो हमें चोट नहीं लगेगी, हम आघात से बच जाएंगे। इसके बाकी क्वेश्चन हम आपको जल्दी से जल्दी देंगे, तो आप तब तक ये तैयारी कीजिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।